एक सेकेंड ना। चलो, तो कल हम लोग आईटी कंट्रोल्स तक आ गए थे। इससे प्रीवियसली पढ़ लिया? कोई डाउट है? No, sir, no doubt. सिमरन बेटा, कोई डाउट है कल की क्लास का? नो सर। पढ़ लिया था क्या तुमने? क्योंकि वो लास्ट में शायद तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो वो लेक्चर देखा था क्या? अभी नहीं देखा। अभी नहीं देखा? चलो ठीक है। एक बार पढ़ लेना भाई, क्या कोई डाउट हो तो पता लग जाए फिर। तो कल Okay, अपन sir. ने वी हैव डिस्कस्ड कि भाई दो तरीके के कंट्रोल्स हैं। एक आपके डायरेक्ट कंट्रोल है, आपके इनडायरेक्ट कंट्रोल्स हैं। डायरेक्ट कंट्रोल्स वो हैं जो बेसिकली डायरेक्टली किसी असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, और हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली कोई असर्शन को लेकर के नहीं होते। नेक्स्ट हमने कल ये डिस्कशन स्टार्ट किया कि भी आईडी कंट्रोल क्या है। तो देखो, आईडी कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल्स जो कि आईटी इनेबल्ड हैं, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे आप कंप्यूटर्स का यूज करोगे, सिस्टम्स का यूज करोगे, ग्रेजुअली वो चीज बढ़ती जाएगी। तो अब सिस्टम्स, जो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर प्रोग्राम्स अगर होते हैं, वो कोई अपना काम करने के लिए पर्टिकुलरली उनको बनाया जाता है। अब आजकल सारा काम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो आईटी बेस्ड ही होता है। आईटी बेस्ड ही होता है भाई यहाँ पे। यस और नो? Yes, sir. तो उन आईटी बेस में जो सिस्टम्स काम कर रहे हैं, वो अपना काम जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए वो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं उनको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? आईटी कंट्रोल्स कह रहे हैं। ठीक है। तो अब इन्होंने ये बोला कि भी देखो, ये डिपेंड करता है कि भी आपका क्लाइंट किस तरह के आईटी इन्वायरमेंट में काम कर रहा है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन का एग्जांपल हो गया। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि सिंपली एक बहुत सिंपल आईटी सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि एक यूजर इंटरफेस है जिसमें सिर्फ डेटा फीड करने का काम होता है। वो सिस्टम वो डेटा प्रोसेस कर देता है और आउटपुट दे देता है। तो डिपेंडिंग कि भाई किस तरीके का क्लाइंट है, पर जो भी बात है, क्लाइंट आपका कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज यूज करता है या लेस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यूज करता है, आपको रिगार्डलेस ऑफ द स्केल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये देखना पड़ेगा कि भी must always identify the IT application and other aspect of the IT environment that are subject to risk arising from the use of IT, and the related risk arising from the use of IT and the general controls in place to address those। ठीक है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, क्या बोला है उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए, कि भाई आईटी एप्लीकेशंस आप आइडेंटिफाई करो कि भाई वो किस तरीके के आईटी सिस्टम्स का यूज ले रहे हैं, वो सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरे एस्पेक्ट्स आईटी इन्वायरमेंट के हैं। ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द रिलेटेड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। तो क्लाइंट अगर आईटी सिस्टम्स का यूज ले रहा है, तो उससे किस तरीके के रिस्क अराइज हो रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए क्या क्या चीजें हो गई? समझने के लिए पूरा आईटी इन्वायरमेंट है। उस आईटी इन्वायरमेंट में क्या क्या कंपोनेंट है? आईटी एप्लीकेशंस हो गए, दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे रिलेट जो रिस्क जनरेट हो रहे हैं वो आपको समझने हैं। ठीक है। और आपको ये समझना है कि भी क्या जर्नल कंट्रोल्स उन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए। ठीक है। तो देखो, ये चीज तो हम शुरू से समझते आए हैं कि भाई रिस्क अगर है तो उस रिस्क को रिड्यूस करने का काम किसका है? किसका काम है भाई? रिस्क को रिड्यूस करने का काम किसका है? ये बताओ। कौन करेगा रिस्क को? Auditor. ऑडिटर कैसे करेगा रिस्क को रिड्यूस? वो तो बाद में करेगा ना, वो मैनेजमेंट। तो अपने ऑडिट में Managing. करेगा। अगर क्लाइंट को आईटी सिस्टम से या एप्लीकेशन से जो वो यूज में ले रहे हैं उनसे किसी तरीके का अगर रिस्क है, तो उसको रिड्यूस भी तो क्लाइंट ही करेगा ना। क्लाइंट विल पुट सम सिस्टम्स,
ठीक है ना। क्लाइंट विल पुट सम जनरल कंट्रोल्स टू एड्रेस दोस रिस्क। वही करेगा कि आप करोगे? वही करेगा। वही करेगा ना। समझ में आ रही है बात सिमरन, ही या दोनों को? यस। Yes, sir. सही काम है भाई। ठीक है। तो अब आप एक लैपटॉप यूज ले रहे हो, आपके लैपटॉप में बहुत ज्यादा प्राइवेट डेटा आपने रख रखा है, उसको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी है? आप ही की ड्यूटी है ना। यस और नो? यस। कैसे करोगे प्रोटेक्ट उसको? सर हमारे उसके ऊपर एक पासवर्ड उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। ये सारे काम करोगे? यस और नो? यस। तो फिर, तो ये जो आपने एक पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दिया, आपने जो है क्या कहते हैं एंटीवायरस इंस्टॉल किया, ये क्यों किया है? ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो जो इतना इंपॉर्टेंट डेटा है उसको नुकसान नहीं हो, उसको कोई चुरा ना सके, है ना। इसी पर्पज से लगाया हुआ है। यस और नो? ये यस। बात मैं कह रहा हूं। तो अब ऑडिटर को क्या समझना है? ऑडिटर को ये समझना है कि भाई आप क्या, किस तरीके के आईटी सिस्टम्स का यूज होते हैं। जैसे अभी जनरली आपको इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, आप जनरली क्या यूज ले रहे हो? आप फोन का यूज ले रहे हो या आप अपने लैपटॉप का यूज ले रहे हो, उसमें कुछ एप्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है जिनका आप यूज में लेते हो। आप वर्ड चलाते हो, आप एक्सेल चलाते हो, यही सारी यूज में लेते हो चीजें। यस और नो? यस। थोड़ा बहुत ब्राउजिंग कर लिया, ईमेल चला लिए इस। लेकिन जब हम किसी बिजनेस की बात करते हैं वो बियॉन्ड इससे जाकर के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उनके यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं काम को करने के लिए। ठीक है। उनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, परचेज भी हो रही है, सेल भी हो रही है, पेरोल्स भी है। ठीक है। और बहुत सारे अकाउंटिंग के काम वो लोग कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरी होती है। ठीक है। तो वो उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स का वो लोग यूज में लेते हैं, जैसे भी ये हो सकते हैं लेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड भी हो। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके के सिस्टम ये लोग यूज में ले रहे हैं और इस सिस्टम में क्या रिस्क प्रेजेंट है ना। क्या ये सिस्टम जो काम करने के लिए बनाए गए हैं, डू दी क्लाइंट एज डिजाइन दी कंट्रोल की वो ये चेक कर सके कि वो अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये सब बातें हो गई है ना। आप एक एक ऐसी सिचुएशन अज्यूम कीजिए कि भाई आप कोई ऑफिस में काम करते हो, वहां पे सब काम अपना ऑफिस में आप कंप्यूटर्स के यूज से ही करते हो। सारा आपका क्लाइंट का डेटा जो है वो कंप्यूटर्स पे ही रहता है ना। तो कोई आ गया एम्प्लॉय, उसको क्लाइंट का डेटा चुराना है, उसने पेन ड्राइव लगाई और निकाल के ले गया, तो ये तो आपको नुकसान होगा। डेटा थेफ्ट है ये तो। यस और नो? कस्टमर्स का डेटा अगर आपका चोरी हो जाए, हाँ है ना। यस। तो अब इसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप? हो सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को इस तरीके से उसमें कुछ आप सिस्टम बनाए कि भाई किसी की पेन ड्राइव जो है वो काम नहीं करे, या फिर कोई पेन ड्राइव लगाता है तो उसके बारे में हमको पता चले। ये सब काम आप करेंगे, ऐसे आप चीजों को प्रोटेक्ट करोगे, करना पड़ेगा ना। यस और नो? और नहीं करोगे तो इसका मतलब रिस्क ज्यादा है ये सब चीजें होने का। तो जब ऑडिटर ये देखेगा कि कर रहे हो तो ऑडिटर बोलेगा हाँ भाई रिस्क कम है। ऑडिटर ये देखेगा कि नहीं कर रहे हो तो बोलेगा रिस्क ज्यादा है। ये आपको इस तरीके से चीजों को समझना है। आ रही बात समझ में क्लियर बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस। आया सिमरन समझ में? वैदिक समझ में? ये बात मेरी आया ना? यस सर। Yes, sir. नाउ अब आईटी कंट्रोल्स भी जर्नल हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। जर्नल कंट्रोल्स स्पेसिफिक नहीं होते, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल हमारे जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। अब जर्नल है, जैसे अभी मैंने कुछ सर्टेन एग्जांपल आपको दिए कि भाई आप जैसे कंप्यूटर्स पे पासवर्ड का यूज में लेते हो। ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपके ऑफिस में कोई अनऑथराइजली एक्सेस करे। आजकल तो सब जगह ऑफिस में ये सिस्टम आता है। आप ऑफिस के अंदर नहीं जा सकते अनलेस एंड अनटिल आपकी अटेंडेंस भी आजकल कैसे होती है? देखा है कि आपने किसी ऑफिस में अटेंडेंस कैसे हो रही है आजकल? बायोमेट्रिक्स होती है अटेंडेंस। यस और नो? हाँ ना। तो अटेंडिंग अटेंडेंस इज बायोमेट्रिक्स, या उन्होंने कोई आपको कार्ड दे रखा होगा भाई उससे एक्सेस होगा। तो अटेंडेंस आपकी उससे लगेगी, वो आपके अटेंडेंस कैप्चर करेगा सिस्टम। उसके बाद वो टाइम कैलकुलेट करेगा, मतलब आप अंदर कब गए, आप बाहर कब गए, आपने लंच कितनी बजे किया, आपका सिस्टम ये सब चीजें कैप्चर करेगा। तो अब जो आप सिस्टम यूज में ले रहे हो या आपने अपने एम्प्लॉयज को जो सिस्टम यूज में दे रखा है,
उसके ऊपर आपने जर्नल एंट्री कंट्रोल सेटअप कर रखे कि भाई ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अगर आपने इसको छोड़ दिया सिस्टम को, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब इसको सिर्फ वही पर्सन खोल सकता है जिसके पास इसका पासवर्ड है। तो ये पासवर्ड लगा देना, ये पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है कंप्यूटर सिस्टम को, इट इज अ जनरल आईटी कंट्रोल, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक चीज को रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने इस कंट्रोल को बनाया है ना भाई। वो तो बहुत कुछ सकता है, अगर कोई कंप्यूटर का एक्सेस चलेगा आपका अनऑथराइज, तो आप कोई स्पेसिफिक चीज प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप बस ये कह रहे हो कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर का एक्सेस किसी को नहीं मिले। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes, इट इज अ जनरल आईटी कंट्रोल। तो ये सिर्फ आईटी ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए और वो प्रॉपर ऑपरेशंस में मदद करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, और दूसरे जो आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हैं उनको भी काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनके अंदर इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल्स एक्सेस हो गया है, program changes, other changes in the IT environment, process to manage IT operations, job scheduling हो गया, job monitoring हो गया, बैकअप है, रिकवरी है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, ये हमारे सर्टेन एग्जांपल हो गए जनरल आईटी कंट्रोल्स के। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है? यस और नो? yes, sir. सिमरन समझ में आई बात? यहाँ पे वैदिक समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये स्पेसिफिक होने वाले हैं, क्योंकि जो सिस्टम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का काम कर रही है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस सही से करे, एज रिक्वायर्ड, जैसे है वैसे करे, उसके लिए जो कंट्रोल्स आपने सेटअप करे उसको हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल कि भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? सुनिए टर्म, सुनिए आपने, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किसको कहते हैं? Yes, sir. क्या होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना? जल्दी बताओ। So, like, जब हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं उसके बाद वो अलग अलग सेग्रीगेशन होता है उस डेटा का, देन एनालिसिस होता है। नहीं है क्या, कोई सर्टेन एग्जांपल तो बताओ। व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, किसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? वैदिक, सिमरन, Yes, sir. किसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? तुम लोग इतना यूज लेते हो भाई आजकल फोन्स का, सर गूगल, गूगल क्या काम कर रहा है? लाइक वो एक सर्च इंजन है ना, तो अगर हम डेटा इनपुट करें, डेटा मतलब क्वेश्चन या कुछ भी इनपुट करेंगे इंफॉर्मेशन, या जैसे विकिपीडिया भी एक साइट है, तो फिर वो डेटा इनपुट लेता है, देन वो प्रोसेस करता है, फिर डिस्प्ले करता है। और कुछ, और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? ये तो तुम आईटी नहीं थी क्या किसी के पास भी 11th 12th में? मेरे पास है सर। किसके पास? सिमरन के पास? किया। हाँ, तो इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ा आईपी? यस सर, पर तो वही तो है, आईटी थी कि आईपी थी? आईटी है सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, मुझे लगा आईपी, आईपी भी एक सब्जेक्ट होता है ना। यस सर। चलो कोई बात नहीं। देखो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हमारा ब्रेन देख रहे हो कैसे काम करता है? हमारा ब्रेन देख रहे हो कैसे काम करता है? आप लोगों को कंप्यूटर छोड़ो, हम खुद से सीखते हैं। हमारा ब्रेन बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है ना? जैसे पढ़ो, Yes, sir. जो भी चीजें आप आंखों से देखते हैं अपने, सुनते हैं अपनी कानों से, बोलते हैं अपने मुंह से, ठीक है, वो सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस। हाँ, माइंड बहुत अच्छा है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम करता है। तो आपने कुछ देखा, हमारे माइंड ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। और हालांकि ये मैं नहीं समझाना चाह रहा कि माइंड, ब्रेन कैसे काम करता है, पर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एक तरीके से अपनी जगह पर स्टोर कर लेगा, ठीक है। और जब
आपको उस इंफॉर्मेशन का काम होगा तो वो इंफॉर्मेशन वापस निकाल करके दे देगा, तो आपको याद आ जाएगी चीज, हाँ ये चीज मैंने ऐसे देखी थी। आप अभी पढ़ाई करोगे बहुत सारी, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन अपने पास रखेगा। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को आपको आउटपुट की तरह देगा। ऐसे ही काम होता है, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. सिमिलरली कंप्यूटर्स काम करते हैं। आप कंप्यूटर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, बट अगर सिर्फ स्टोर करके रखते जाओगे इंफॉर्मेशन तो कुछ काम नहीं है। आपका कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि उसको प्रोसेस, जब जैसी जरूरत पड़ रही है उस इंफॉर्मेशन को उस तरीके से हमको निकाल करके दे। आप सेल की भी इंफॉर्मेशन, परचेज इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे, परचेज की भी करोगे, पेरोल की भी करोगे, काफी सारी अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में यहाँ पे जो है वो आपने स्टोर करी हुई है। लेकिन जैसी जरूरत होती है हम उस टाइम पे वैसी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, है ना भाई, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हम लोग इस चीज को कहते हैं। गूगल एक सही एग्जांपल है। हम गूगल के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जब आप उससे कोई इंफॉर्मेशन मांगते हो तो वो उतनी सारी इंफॉर्मेशन में से प्रोसेस करके आपको आपकी काम की इंफॉर्मेशन देता है, यही करता है काम, यस और नो? Yes, sir. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है ना? तो कंट्रोल समझने से पहले जो चीज समझ में आनी चाहिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाता हूँ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन आईटी क्या होता है, वो चीज समझ को, कंट्रोल तो आपको तब समझ में आएगा ना, यस और नो? तो ये ब्रिटानिका पे एक डेफिनेशन है, मींस एक्विजिशन, रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिट्रीवल, डिस्प्ले एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं। आया समझ में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को अक्वायर करना, रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, रिट्रीवल वापस से निकालना, उसको इससे डिस्प्ले कराना, disseminate मतलब डिवीजन कर देना। In recent year, the term has often been applied to computer-based operations, specifically in popular uses. The term information refers to facts and opinion provided and received during the course of daily life. One obtains information directly from other living beings, from mass media, from electronic data banks, and from all sorts of observable phenomena in the surrounding environment. A person using such facts and opinions generate more information, so much which is communicated to others during discourse by instructions in letters, document through other media. Information organized according to some logical relationship is referred to as a body of knowledge to be acquired by system exposure or study. ठीक है, हालांकि ये बहुत डिटेल्ड है, बस मेरे को ये समझाना था कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने का मतलब क्या होता है। आया समझ में, यस और नो सिमरन वैदिक? yes sir, ठीक है, Yes, आप yes, जाके sir. थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसको, है ना, ताकि ये चीज क्लियर हो। तो अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए आपके पास सिस्टम्स हैं जो बिजनेस में सब तरह की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं। अब कंट्रोल क्या है? कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल है जो ये इसलिए बनाया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से प्रोसेस हो, है ना। कंट्रोल बनाने के पीछे का पर्पस क्या है? कंट्रोल बनाने का पीछे का पर्पस ये कि सर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं हो, है ना, इसलिए बनाया भी कंट्रोल, हाँ या ना, यस और नो? पर्पस क्या है आईटी कंट्रोल्स का? यही पर्पस Yes, होता है। तो yes जो sir, कंट्रोल्स आप बना रहे हो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल्स को में, वो कंट्रोल्स काम ये कर रहे हैं कि ये मेक श्योर कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रोसेस गलत नहीं होने देंगे। हम जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको सही तरीके से प्रोसेस करेंगे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? yes, sir. सिमरन वैदिक समझ में आया, आया ना? Yes, sir. yes sir, Now these IP controls are again divided into two parts. एक हमारे पास है ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, ठीक है, और एक हमारे पास है मैनुअल कंट्रोल्स, ठीक है। दीज कंट्रोल मे बी ऑटोमेटेड एम्बेडेड इन आईटी एप्लीकेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस आपकी कंप्यूटर में हो रही है, इन कंट्रोल्स को भी उन्हीं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर बनाया गया है, बाहर कुछ नहीं है।
मैनुअल हमारे जो होते हैं वो इनपुट और आउटपुट कंट्रोल्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल बैच का टोटल चेक करना। एग्जाम्पल व्हेन एंटरिंग इनवॉइस ऑनटू द सिस्टम में गिव अ बैच टोटल। अब क्या बोला भाई, इन्होंने बताया कि भाई आपने इनवॉइस एंटर की एक सिस्टम पे और सिस्टम आपको उसका एक बैच टोटल देता है। तो से फॉर एग्जांपल आपने 100 इनवॉइस एंटर किए, ठीक है, एक एक करके आपने 100 इनवॉइस एंटर किए एक बार में, तो आपको कंप्यूटर सिस्टम ने रिजल्ट दिया कि भाई आप 100 इनवॉइस एंटर कर चुके हो। ये एक बैच है, इसको मैंने एक नाम दे दिया बैच ए। तो बैच ए में 100 इनवॉइसेस टोटल एंटर किए गए, ये आपका रिजल्ट आया है। कंप्यूटर आपको बताया कि 100 इनवॉइस आप चढ़ा चुके हो, ठीक है, यस और नो? Yes. The number of invoices actually entered. The clerk entering the invoice can then double check that the correct number of invoices has been entered and none have been missed or entered twice. उसके बाद नाउ दिस इज अ कंट्रोल जो इन्होंने यहाँ पे बताया, ये कंट्रोल ऑटोमेटेड नहीं है, ये कंट्रोल मैनुअल कंट्रोल है ना, दिस इज अ मैनुअल कंट्रोल। तो क्लर्क बाद में चेक करता है, डबल चेक करता है द इनवॉइसेस दैट कैन बी डबल चेक दैट द करेक्ट सही नंबर ऑफ इनवॉइसेस उसने एंटर किए हैं और कोई इनवॉइस ने मिस नहीं किया या एंटर ट्वाइस नहीं किया है। तो ये जो कंट्रोल बनाया गया है कि हमने जो इंफॉर्मेशन चढ़ाई है कंप्यूटर सिस्टम पे वो इंफॉर्मेशन सही चढ़ाई है, ये किस तरीके का कंट्रोल है? ये है तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल, बट मैनुअल है, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये मैनुअल है। तो आपने कंप्यूटर सिस्टम पे बताया, कंप्यूटर सिस्टम बोल रहा है 100 इनवॉइस चढ़ा है। अब क्लर्क यहाँ पे एक एक इनवॉइस चेक कर रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है मैंने डबल कोई कोई इनवॉइस 2 बार चढ़ा दिया है, ठीक है, कोई या फिर मैं भूल गया हूँ चढ़ाना, ये वो चेक कर रहा है। इट इज अ मैनुअल। तो बैच का टोटल चेक करना इट इज अ मैनुअल कंट्रोल। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो? Yes. सीक्वेंस चेक, आप सीक्वेंस चेक कर रहे हो टू इंश्योर द नंबर सीक्वेंस इज कंप्लीट एंड नो आइटम्स। कभी जैसे ट्रेन में जाते हैं तो हम हमारा सामान लेकर के जाते हैं, तो हमारे जो बड़े होते हैं वो गिनते हैं 1 2 3 4, अच्छा 10 बैग हैं, फिर उतरते वक्त भी गिनते हैं 10 बैग है। करते नहीं करते, यस और नो, कि भाई कोई मिसिंग तो नहीं हो गया हमसे, है ना? Yes. इसी तरीके से सीक्वेंस को चेक करना। तो क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, जैसे इनवॉइस नंबर है या रिसिप्ट आप जब इशू करते हो तो वो सीक्वेंशियली होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही होती है, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस तरीके से आप, ये सब एग्जांपल्स हैं कंट्रोल का, इनको अलग अलग तरीके से आप यूज में ले सकते हो। तो सीक्वेंस को चेक करना, मैचिंग मास्टर फाइल्स टू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। Example, matching price on sales invoice to the company's prices to ensure the price being applied are correct. तो अब ये सब मैनुअल कंट्रोल के एग्जांपल है ना, अभी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई, उस पे लिखा आइटम ए की कॉस्ट है 100 रुपए, आइटम बी की कॉस्ट है 200 रुपए, आइटम सी की कॉस्ट है 300 रुपए। एक आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, ये हमारी मास्टर लिस्ट, इसको मैं बोल देता हूँ, उसमें सभी आइटम्स के प्राइस लिखे हुए हैं। मैचिंग मास्टर प्राइस टू ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। एग्जांपल, मैचिंग प्राइस ऑन सेल्स इनवॉइस टू द कंपनीज प्राइसिंग टू इंश्योर द प्रीज। अब आपने किसी को कोई सेल करी, इनवॉइस जनरेट हुआ, अब इनवॉइस के ऊपर प्राइस आएगा जो आप कस्टमर से ले रहे हो, यस और नो? कस्टमर को प्राइस क्या बेचा, प्रोडक्ट आइटम है, कितने का होना चाहिए प्रोडक्ट आइटम है, कितने का होना चाहिए? यहाँ क्या लिखा है मैंने? 100. तो 100 का होना चाहिए। तो जो सेल करने वाला पर्सन है उसको, वो क्या करता है, वो जब भी कोई इनवॉइस जनरेट होता है तो उस पर चेक करता है कि भाई जो भी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो मास्टर फाइल में लिखे गए प्राइस के इक्विवेलेंट है या नहीं। क्योंकि अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हमारी प्रोसेसिंग गलत होगी, है ना, यस और नो? हम गलत इनवॉइस चढ़ा देंगे, हम गलत प्राइसेस पे इनवॉइस चढ़ा देंगे, ये होगा, यस और नो? Yes, sir. तो ये भी एक तरीका हो गया। ये सब मैनुअल कंट्रोल्स के एग्जांपल्स है ना। अभी अर्थमेटिकल चेक करना, जैसे 2+2 4 होना चाहिए, है ना, अगर रिजल्ट आ रहा है 2+2 4 तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत है। आया समझ में? Yes. ठीक है, रेंज चेक करना, ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज इज कि भाई कोई चीज 100 to 150 की रेंज में होनी चाहिए,
ठीक है, तो जब आप कोई चीज रिकॉर्ड करोगे तो आपने मैन्युअली चेक कर लिया कि अच्छा इस रेंज के बाहर तो ये चीज नहीं है। एग्जिस्टेंस चेक करना, ठीक है, आप एम्प्लॉयज का डेटा चढ़ा रहे थे, सैलरीज देख रहे थे कि भाई ठीक है एम्प्लॉय को सैलरी देखनी है, तो आपने चेक किया कि भाई वो एग्जिस्ट एम्प्लॉय करता भी है नहीं करता। ट्रांजेक्शन्स को ऑथराइज करना, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग हो गई। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है, the system may generate an exception report when something which is not usual has occurred. Example, change to the bank activities of firm which would not be expected to change often. तो क्या होता है, कई बार आप सिस्टम बनाते हो, अब ये एक्सेप्शन रिपोर्ट जो होगी ना ये ऑटोमेटेड होगी, ये मैनुअल नहीं हो सकती, ये ऑटोमेटेड होगी, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, ये चीज ऑटोमेटेड होगी। तो क्या होगा कि जब आप जनरली जो काम आप नहीं करते हो अगर आप वो सिस्टम पे करोगे तो सिस्टम उसकी एक रिपोर्ट बना देगा कि हाँ भाई देखो जनरली ये चीज नहीं होती थी, इसको हमने एक्सेप्शन रिपोर्ट किया। आगे समझ में क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है भाई, समझ में आया सिमरन, समझ में आया वैदिक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, नाउ दे हैव सेड कि भाई सिस्टम्स को समझा कैसे जाता है। ठीक है, तो आप क्या क्या प्रोसीजर, आप इंक्वायरीज दे सकते हैं, आप कंट्रोल्स की एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप किसी एक ट्रांजैक्शन को वॉक थ्रू करके देख सकते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग और उसका एंड रिजल्ट, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेकर के उसका एंड रिजल्ट क्या है वो पूरा हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसको हम लोग वॉक थ्रू टेस्ट कहते हैं। ठीक है, टू द सिस्टम टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस, किस तरीके से क्या हुआ है। डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हो जैसे कि इंटरनल प्रोसीजर्स है, मैनुअल्स है, ये सब चीजें आप करके ये समझ सकते हो कि भाई किस तरीके से इस कंट्रोल्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट किया गया है। आगे समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, इंक्वायरी से कुछ नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खाली इंक्वायरी करके आप सोचो, इंक्वायरी मीन्स क्या है कि बस ठीक है जिसके पास नॉलेज है आपने उससे पूछ लिया अच्छा ये कैसे होता है, उससे नहीं होता। ऑडिटर को अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का भी यूज लेना पड़ेगा। ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम ओवर दे कैन नॉट सिंपली रिलाई ऑन द नॉलेज फ्रॉम द प्रायर ईयर ऑडिट एज चेंजेस मे हैव अकर्ड। तो ऑडिटर अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज का यूज ले अगर उसने क्लाइंट के लिए पहले काम किया हुआ है। सिस्टम नॉलेज मस्ट बी अपडेटेड, सिस्टम्स की नॉलेज को आपको टाइमली अपडेट कर देना चाहिए और सिस्टम्स को टेस्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, सिस्टम नॉलेज मस्ट बी अपडेटेड, सिस्टम टेस्ट इज वंस मोर इफ इट रिलेट टू एन एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट फॉर कंट्रोल्स व्हिच डू नॉट एड्रेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर मस्ट टेस्ट द कंट्रोल एटलीस्ट वंस एवरी थर्ड ऑडिट। तो देखो वो कंट्रोल्स जो कि सिग्निफिकेंट है उनको तो आपको हर साल टेस्ट करना है, लेकिन ऐसे कंट्रोल्स जो कि इनसिग्निफिकेंट कंट्रोल्स हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए इसको हर साल टेस्ट मत करो, उसको एवरी थर्ड ईयर में क्या कर लो, टेस्ट कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया भाई यहाँ पे, यस और नो? Yes. ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लाइंट के सिस्टम को टेस्ट करते हो तो उसको डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा ये समझ के आपने क्लाइंट के सिस्टम को कैसे समझा, क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए वो समझिए। अब क्या तरीका है, नैरेटिव नोट्स के पॉइंट्स में कर सकते हो। नैरेटिव नोट्स मतलब कुछ नहीं होता, रिटन डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ भाई ये A to Z सिस्टम है और ये ऐसे काम करता है और इसमें ये होता है और ये होता है। फ्लो चार्ट्स बना के दे सकते हैं। फ्लो चार्ट समझते हो क्या होता है, व्हाट इज फ्लो चार्ट? Yes. सिमरन पता है फ्लो चार्ट किसको कहते हैं? Yes, sir. वैदिक सब पता है। आता है ना, ये इमेज दिखा देता हूँ, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये बने हुए हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं फ्लो चार्ट्स के प्रोसेस में। ये बताया स्टार्ट, प्रोसेस 1, डिसीजन, ये हमारा एग्जांपल हो गया फ्लो चार्ट्स का। ठीक है भाई, समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्वेश्चनियर्स के फॉर्म में हो सकता है। क्वेश्चनियर्स के फॉर्म में क्या होता है, क्वेश्चनियर पता है क्या होता है, जिसमें आप क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर उनके आंसर पूछते हैं, है ना, इसको क्वेश्चनियर कहते हैं, सिंपल सा। Yes, यस। sir. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है आपके दो तरीके से उठ सकते हैं, एक ICQ एक ICEQ। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में लिस्ट ऑफ कंट्रोल इज गिवन टू द क्लाइंट, दे आर आस्क्ड अबाउट वेदर और नो नॉट दीज कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को कंट्रोल्स की लिस्ट बताते हो। देखो कंट्रोल्स समझे नहीं है यहाँ पर ना, आपने क्लाइंट को लिस्ट ऑफ कंट्रोल दी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये कंट्रोल है, इनमें से कौन सा कंट्रोल आपके पास है, तो वो टिक कर देगा, देखो फर्स्ट है, थर्ड है,
फोर्थ, ये 3 कंट्रोल है, सेकंड नहीं है, फिफ्थ नहीं है। अब इसमें ये तो नहीं पता कंट्रोल काम कैसे कर रहा है, लेकिन ये पता है ऑडिटर को कि भाई कौन कौन से कंट्रोल्स इन्होंने सेटअप कर रखे हैं। ठीक है, यस और नो? Yes. ठीक है, तो लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप दे रहे हो, इसका मतलब आपको पता है क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए थे, और क्लाइंट सिर्फ ये बताएगा कि मेरे पास कौन से कंट्रोल्स हैं और कौन से हमने नहीं इंप्लीमेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर से पता है। अब इवेल्युएशन क्वेश्चनर में क्या होता है कि आप क्लाइंट से पूछते हैं कि भैया आप बताओ कि क्या क्या कंट्रोल्स आपने बनाए हैं। आप उसको हिंट नहीं देते, आप उसको लिस्ट नहीं देते, आप क्लाइंट से पूछते हो कि भैया ये क्वेश्चन है मेरा, ये बता दो कि भी क्या क्या कंट्रोल्स आपने बना रखे हैं और उसको एक्सप्लेन कर दो। ये फर्क हमारे एक आईसीक्यू और आईसीईक्यू में होता है। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो सकता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्टिंग रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझते हो? Yes, sir. ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप होता है कि भाई कौन सी पोस्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या दो पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप रहेगा, ऐसा। ठीक है, इन्होंने आईसीक्यू की वर्डिंग और आईसीईक्यू की वर्डिंग हमको बताई है। ठीक है, तो इन्होंने बताया जैसे ये देखो एक कंट्रोल है कि क्या आपका सुपरवाइजर ऑथराइज करता है क्या टाइमशीट, तो कंट्रोल तो आपने उसको बता दिया, उसको तो ये बताना है कि हाँ ये कंट्रोल हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. दिस इज आईसीक्यू वर्डिंग। और अगर मैं आईसीईक्यू का प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं ये पूछूंगा कि कैसे कंपनी इंश्योर करती है कि ओनली हार्ड वर्क्स आर रिकॉर्डेड ऑन द टाइम शीट्स पर, सिर्फ उन्हीं हार्ड्स को रिकॉर्ड किया गया है जो हार्ड्स एक्चुअली एम्प्लॉयज ने काम किए हैं। तो फिर वो एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा देखो हम ये ऐसे करते हैं। तो आपने कंट्रोल नहीं बताया, आपने ये बताया कि इस चीज को कंट्रोल कैसे किया था, आप उस बताओ, वो एक्सप्लेन करो। तो यहाँ क्लाइंट बताएगा कंट्रोल है हमारे पास है क्या। आया समझ में बेटा, क्लियर है, यस और नो? Yes. ठीक है, कौन सा मैटर लेते हैं ये आपकी इच्छा है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं सबके। नैरेटिव नोट्स का फायदा होता है वो सिंपल टू रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और उनको आसानी से स्टाफ समझ सकता है। ठीक है, लेकिन नैरेटिव नोट टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, और कई बार मिसिंग कंट्रोल्स मे बी मोर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। तो ऐसे कंट्रोल जो कि मिसिंग है उसमें हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ गया, फ्लो चार्ट्स आ गए आपके। ये पूरे डायग्रामेटिकल होते हैं तो फटाफट से आप इसको देख सकते हो, और किसी जगह पे अगर मिसिंग कंट्रोल्स है तो पता लग जाएगा, है ना। फ्लो चार्ट आपने बता लिया कि भाई ये कंट्रोल 1 है, ये कंट्रोल 2 है, कंट्रोल 3 है, कंट्रोल 4 है, यस और नो, हाँ या ना, Yes. ये चीज। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई फ्लो चार्ट्स में लेकिन डिसएडवांटेजेस का ये होता है कि एक बार अगर ये बन जाता है तो उसको बार बार बना नहीं सकते आप ना, उसको चेंज करना फिर बहुत दिक्कत होती है। और आपको कई बार चार्ट्स में चीजों को समझाने के लिए फिर भी नैरेटिव नोट बनाना ही पड़ेगा, है ना। कई बार हम चीजें उससे नहीं समझा पाते तो हमको थोड़ा बहुत नरेशन उसमें डालना पड़ता है। आगे समझ में क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आईसीक्यू का क्या फायदा है, फटाफट से बन जाता है। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड आप बना लो। ठीक है, तो अगर मेरे क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, मैं सबको आईसीक्यू दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें कंट्रोल्स तो मैं ही बता रहा हूँ, उनको तो बस यही बताना है कि उनके पास क्या कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको बनाने ये स्टैंडर्ड बना सकते हो, इसको मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ यूज में लिया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो कॉमन कंट्रोल्स जो होने चाहिए वो तो इंश्योर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब कोई कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता तो भी क्लाइंट उसके बारे में हो सकता है यस कर दे, क्योंकि आपने उसको हिंट कर दिया ना ये कंट्रोल होने चाहिए। तो कंट्रोल्स आपका जो जवाब इसमें आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है वो सही जवाब हो, फिर है ना, फिर आपको ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हो सकता है भाई क्लाइंट ने सब मोस्टली जो कंट्रोल थे नहीं उनके सामने भी यस लिख दिया। अनयूजुअल कंट्रोल्स आर अनलाइकली टू बी इंक्लूडेड ऑन अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, may नॉट बी आइडेंटिफाई। अब क्योंकि एक स्टैंडर्ड को बनाना है हमको, तो हमको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारी जो है वो लिस्ट बहुत एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, और ये और वो इंक्लूसिव, है ना, यस और नो। तो जो कंट्रोल्स यूजुअल नहीं होते वो भी आप अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर दोगे। आ रहा है समझ में, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. इररिलेवेंट कंट्रोल्स हो सकते हैं, आईसीक्यू के साथ है कि क्लाइंट अपने रिस्पॉन्ड कर सकता है कि भाई क्या कंट्रोल्स उसके पास हैं। ठीक है,
तो ओवर स्टेटेड नहीं होंगे आपके कंट्रोल, जो वाकई हैं वो होंगे, और इसको बनाना आसान है, जल्दी से बन जाएगा। अब कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी क्लाइंट इसमें कंट्रोल ओवर स्टेट कर सकता है, क्यों, और वो बता सकता है कि हम इस चीज को इस तरीके से कर रहे हैं, और जबकि वो नहीं कर रहे हो, ये तो तब भी पॉसिबल है, यस और नो। आपने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये आप कैसे करते हो, उन्होंने कहा हम ऐसे करते हैं। अब माइट भी वो कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी उन्होंने वहां पे बता दिया। आया समझ में, आया ना? Yes, sir. नेक्स्ट, द चेकलिस्ट में बी कंटेन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स नॉट रिलेवेंट टू द क्लाइंट। अब चेकलिस्ट में ऐसे कंट्रोल्स के बारे में आप पूछ सकते हैं जो कि क्लाइंट के लिए रिलेवेंट नहीं है। अनयूजुअल रिस्क एंड देयरफॉर ऑब्जेक्टिव्स में नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, और इसके साथ अनयूजुअल रिस्क है, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव्स में नॉट बी आइडेंटिफाइड। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल्स। गोल्स, हाँ। तो ये वो कह रहे हैं कि भाई एक ये दिक्कत है कि कई बार आप उनसे बहुत सारी चीजें ऐसे पूछेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आप पूछो ही ना, बट क्या होता है कि आईसी ई क्यू, सॉरी आईसीक्यू के अंदर जो ऊपर वाला था ना, उसमें तो आपने बता दिया कि भाई ये कंट्रोल्स हैं, कौन कौन से आपसे बता दो, देखिएगा वो, हाँ भाई। तो उसमें मिस करने के चांसेस कम है, लेकिन इसमें तो आपको पूछना है कि भाई आपके पास कंट्रोल क्या है। तो हो सकता है कि भाई किसी चीज के बारे में जो आपको पूछना चाहिए था वो आपने पूछा ही नहीं है, ये हो सकता है इसके साथ, यस और नो प्रॉब्लम। Yes. तो ये इन्होंने ये चीज, इनके डिसएडवांटेजेस बताए। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो? Yes. जल्दी बताओ भाई सिमरन, वैदिक एडवांस सारे सिस्टम्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज समझ में आ गए कि भाई कंट्रोल टेस्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है ना, कैसे आप Yes, डॉक्यूमेंट sir. करोगे, ये सब Yes, चीजें। sir. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा है टेस्टिंग दी सिस्टम, इसको कल कंप्लीट करते हैं, है ना। फिर हमारा ये सेल सिस्टम आप कैसे काम करता है और क्या क्या कंट्रोल होने चाहिए, ये हम कल पढ़ लेंगे, सेल परचेज आ गया, ठीक है। Yes. इस सैटरडे को मैं क्लास रखूंगा ना आप लोगों की, एक दिन हमारा मिस हुआ हुआ है, तो सैटरडे को कवर कर लेंगे, पर हो सकता है जल्दी रख लेंगे क्लास, ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. अभी क्लास में कोई डाउट है? No, sir, no doubt, sir. Audit के chapter wise test और mock test कितने हैं? चैप्टर वाइज टेस्ट तो मतलब मॉक टेस्ट तो बहुत सारे हैं ऐसे तो, अब तुम कितने दे सकते हो वाली बात है। और बेसिकली एक बुक होगी वैसे तुम लोगों की, उसमें सॉल्व कर लो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जितने कर सकते हो। एंड सर अपना कोर्स कब तक खत्म होगा? कोर्स तो मैं अगस्त में खत्म करा दूंगा तुम लोगों का, एनीहाउ। तो सर सितंबर अटेम्प्ट में बैठ सकते हैं ऑडिट पे? हाँ, अगर तुम्हारे वो क्या कहते हैं, जो सैंपल टेस्ट होते हैं वो अच्छे चल जाएं तो दे देना, मॉक जब दोगे फाइनली, उस पर कॉन्फिडेंस आ जाएगी, मॉक अच्छा हुआ है तो दे देना सितंबर में, मत देना दिसंबर में देना फिर, ठीक है। ओके सर। वैसे मॉक के Yes, sir. ऊपर, मॉक अच्छा हो तो ही देना, मतलब अदरवाइज मत देना, ठीक है। ठीक है सर। सर Yes, तो sir. लास्ट डेट तो 5 को है एग्जाम बुक करने की लास्ट डेट। 5 अगस्त है, यस सर। यस Yes. सर। एक महीने का गैप है। Yes, sir. यस सर। कोई बात नहीं, अभी 7 चैप्टर तो तुम पढ़ ही चुके हो फिर भी। तो तब करना चाहिए बुक। नहीं, 7 चैप्टर्स पढ़ चुके हो तो मॉक अगर देख लो जब तक एक बार, कितना आ रहा है तुम लोगों को, आधे से आधा सिलेबस कंप्लीट है भैया अपना, कोई ऐसा थोड़ी ना है। Yes, sir. यस सर। 7 चैप्टर्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, 8 चैप्टर चल रहा है, वो भी कंप्लीटनेस की स्टेज पे ही है, तो 4 ही तो चैप्टर बचे हैं ले दे करके, 9 10 11 12, तो बहुत सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है अपना। तो अभी 8 चैप्टर बचे हैं, 8 चैप्टर जो हमने पढ़े उनके बेसिस पे मॉक टेस्ट दे के देख लो, उससे पता चल जाएगा कि हुआ ही नहीं हुआ। जल्दी मत करो, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सर जल्दी जल्दी में देना ही है, करना ही है, 2 3 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो बट श्योर हो जब ही देना एग्जाम, ठीक है। Yes, sir. यस सर सर। और मतलब एक ओके सर। स्टैंडर्ड नंबर होगा ना कि कितने टेस्ट है जो अटेंड करने ही हैं?
समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हो? मतलब मिनिमम टू मिनिमम कितने हमें अटेंड करने हैं टेस्ट? अभी ये हमारे इंस्टीट्यूट वाले हैं, यस सर। तो वो तो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज है ना, तो वो तो दे चैप्टर जितने हैं उसके हिसाब से ही है, वो तो करने ही पड़ेंगे मिनिमम। ओके सर। हम्म, तभी तो समझ में आएगा भाई। वैसे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा कि भाई अभी इतनी जल्दी करके तुम सितंबर कर लो, क्योंकि अभी टेस्ट दिए ही नहीं है तुम लोगों ने, तो मुझे नहीं पता ना कि भाई तुम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ये चीज तो मेरा एनालिसिस तो अभी बाकी है। चलो वो तो नेक्स्ट सैटरडे में देखता हूँ, अगर मुझे, मैं टेस्ट अब करा देता हूँ तुम लोगों का, मुझे पता चल जाएगा कैसा चल रहा है, ठीक है? ओके यस सर। सर, कितना चैप्टर टेस्ट होगा? फिर अपन दो दो चैप्टर्स का रखेंगे एटलीस्ट, ओके। है ना? ओके सर। सर MCQ की सब्जेक्टिव होएगा। एमसीक्यू आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे, क्योंकि देखो वैसे तो फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स में से तो एमसीक्यूज ही आते हैं, है ना, मेजर। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते नहीं है, बट आपको सब्जेक्टिव के हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई किसी चैप्टर में से पर्टिकुलरली एमसीक्यू ही आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर्स में से एमसीक्यू और सब्जेक्टिव इज, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, सर। यस सर, एंड आई गेस मैं बुक करा दूँ सितंबर का। संडे कितनी तारीख को है? आज एक दो तीन, 3 तारीख को है ना संडे? यस। हाँ, तो 3 तारीख सर को 4 को आएगा हाँ, सर। 4 को है, सैटरडे 4 को 3 आएगा को। सर संडे। 4 को है, कल 2 तारीख है, 3 को। हाँ तो 5 को लास्ट है ना, 5 तक तो भर ही सकते हो। यस सर। यस सर। सैटरडे दो दो टेस्ट, कोई बात नहीं। ओके सर। सर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? फर्स्ट टू फोर्थ का टेस्ट दे दो, सिंपल है, 4 चैप्टर पढ़ के टेस्ट दे दो। ठीक ओके है सर। सर। फर्स्ट टू फोर्थ का दे दो, उसके बेसिस पर निकाल लेना कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और फिर दे देना, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। चलो, बाय, गुड नाइट। थैंक गुड यू नाइट सर, सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम्म।